द रेड ट्रैप, सेल्मा लेज़रलोफ। एक बार एक आदमी था जो तार की बनी छोटी चूहेदानियां बेचने चारों ओर जाता था। वह विषम परिस्थितियों में उन्हें दुकानों और फार्म हाउसों से मंगाकर लाए गए सामान से अपने हिसाब से स्वयं बनाता था, किंतु फिर भी व्यापार विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। इसलिए जीवन यापन के लिए उसे भीख मांगने तथा छोटी-मोटी चोरी करने दोनों का ही सहारा लेना पड़ता था। फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने होते थे, उसके गाल पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में साफ झलकती हुई दिखाई पड़ती थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है, जो अपने ही विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता है। परंतु एक दिन इस आदमी को विचार आया जो उसे बहुत ही मनोरंजक लगा। स्वाभाविक रूप से वह अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे विचार आया कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, भूमि, समुद्र, शहर और गांव के साथ पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। यह दुनिया को संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी पनीर और सूअर का मांस पेश करती है, और जैसे ही कोई चूहा भोजन के लालच में पड़कर इसे छूता है तो यह उसे बंद कर देती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालु नहीं रहा था, इसलिए उसके बारे में बुरा सोचने से उसे अजीब सा सुख मिलता था। अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान ऐसे परिचित लोगों के बारे में सोचना उसका इच्छित मनोरंजन बन गया था, जिन्होंने स्वयं को खतरनाक जाल में फंसने दिया था और दूसरे उनके बारे में जो अभी भी ललचाने वाले चारे का चक्कर लगा रहे थे। एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर थकावट के कारण धीरे धीरे जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क के किनारे स्थित एक पुरानी छोटी कुटिया पर पड़ी और उसने रात भर का आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। उसे मना भी नहीं किया गया। आमतौर पर मिलने वाली दुखी चेहरों के बजाय घर का मालिक, जो बिना पत्नी और बच्चे का बूढ़ा आदमी था, अपने अकेलेपन में बातचीत करने हेतु किसी को पाकर खुश हुआ। शीघ्र उसने दलिया की हांडी आग पर चढ़ा दी और उसे रात्रिकालीन भोजन कराया। फिर उसने अपने तंबाकू के बंडल में से इतनी बड़ी फांक काटकर निकाली जो अजनबी और उसकी स्वयं की दोनों की चिलम के लिए पर्याप्त थी। अंत में उसने एक पुराना ताश की गड्डी निकाल ली और सोने का समय होने तक अपने मेहमान के साथ ताश का मजोलिस नामक खेल खेला। बूढ़ा आदमी दलिया और तंबाकू के प्रति जितना उदार था, उतना ही उदार अपनी गुप्त बातें बताने के लिए। अतिथि को तुरंत ही बताया गया कि अपनी समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान अर्थात वह बूढ़ा आदमी राम से लौह उद्योग की जमीन में एक कृषक था और उसने उस भूमि पर काम किया था। अब जबकि वह दिन भर की मजदूरी नहीं कर पाता था, उसकी गाय ही उसका सहारा थी। हाँ, असाधारण थी। वह प्रतिदिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी और पिछले माह उसे पूरे 30 क्रोनोर भुगतान में प्राप्त हुए थे। बूढ़े व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि वह अजनबी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है कि उसने वास्तव में 30 क्रोनोर
किरणोर प्राप्त किए होंगे। बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की तक गया। चमड़े का थैला उतारा जो उसी खिड़की के ढांचे में लगी एक कील पर लटका हुआ था और 10 किरणोर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। ये नोट उसने अतिथि की आंखों के सामने जानबूझकर सिर हिलाते हुए रखे, अर्थात इस तरह पकड़े कि अतिथि को दिखाई दे जाए, और फिर उन्हें वापस थैले में ठूंस दिया। अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मनः स्थिति में जागे। कृषक को अपनी गाय दुहने की जल्दी थी और दूसरे आदमी ने सोचा होगा कि जब घर का मुखिया जाग चुका था तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। वे एक ही समय साथ साथ घर से निकले। कृषक ने दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रख ली। चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने नमस्कार किया और धन्यवाद दिया, और इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले गए। किंतु आधे घंटे बाद फेरी लगाकर चूहेदानी बेचने वाला एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। तथापि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। वह सिर्फ खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस थैले को पकड़ लिया जिसमें 3 किरणोर रखे थे। उसने पैसा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने चमड़े के थैले को बड़ी सावधानी से उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। देखिए जो ये लिखा है ना, वह सिर्फ खिड़की तक गया, एक कांच तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और उस थैले को पकड़ लिया जिसमें 3 किरणोर रखे थे। एक्चुअली यहाँ पे 3 नहीं है, ये 30 होगा। आप इसकी इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश क्या लिखी है? He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kronor। इसका मतलब ये 3 नहीं 30 है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। जब वह जेब में पैसा लेकर चला तो वह अपनी चतुराई पर बड़ा खुश हुआ। उसने महसूस किया कि शुरू में मुख्य सड़क पर चलते रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रास्ता बदलकर उसे जंगल में जाना चाहिए। शुरू के कुछ घंटों में इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दिन में कुछ समय पश्चात ही अधिक परेशानी हो गई, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रम डालने वाला जंगल था जिसमें वह प्रवेश कर गया था और फंस गया था। आश्वस्त होने के लिए उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, किंतु रास्ते अजीबोगरीब तरीके से आगे पीछे मुड़े रहे थे। वह चलता रहा, किंतु जंगल के छोर तक ना पहुंच सका, और उसने महसूस किया कि वह जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे संसार और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आए। अब उसकी स्वयं की बारी आ गई थी। अब वह स्वयं ही संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। उसने चारे को उसको मूर्ख बनाने की अनुमति दी थी और फंस गया था। मूर्खता से फंसकर दूसरे का धन चुरा लिया था और इस प्रकार संसार के मकड़ जाल में फंस गया था। पूरा जंगल अपने तनों, शाखाओं, झुरमुटों और गिरे हुए लकड़ों के साथ उसे ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर रहा था जिसमें से वह कभी भी नहीं निकल सकता था। दिसंबर समाप्त होने को था। अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। इसने खतरा बढ़ा दिया और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। अंत में उसे कोई उपाय ना सूझा और वह बहुत अधिक थका हुआ था।
यह सोचते हुए जमीन पर गिर गया कि उसका अंतिम समय आ गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, उसने एक आवाज सुनी। एक जोरदार, लगातार थप थप की आवाज। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। वह उठ खड़ा हुआ। यह किसी लोहे की फैक्ट्री से हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है। उसने सोचा, पास में ही लोग होने चाहिए। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए ध्वनि की दिशा में चला। आराम से लौह उद्योग, जो अब बंद हो गया था, थोड़े समय पहले प्रगालक, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें उस नहर में चलती थीं, जो इस इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थीं। और सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़क कोयले की टोकरियों से छिनकर गिरी कोयले की धूल से काली हो जाती थीं। क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को मुख्य लोहार और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाई घर में बैठे आग में डाले हुए कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से सुलगते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता और कुछ ही क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता। जैसा कि प्रथा थी, एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूतों के अलावा कुछ भी पहनने हुए नहीं होता था। हर समय भट्टी में कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थीं। बड़ी धौंकनी कराती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था तथा आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़ा खड़-खड़ का शोर करता हुआ वेलचे से भट्टी में कोयला झोंकता था। बाहर जलप्रपात दहाड़ते थे। तेज उत्तरी हवा फर्श की ईंटों पर वर्षा के कोड़े मारती थी। संभवतः इस सब शोर के कारण लोहार का ध्यान It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. संभवतः इस सब शोर के कारण लोहार का ध्यान कि एक आदमी गेट खोलकर आ गया तब तक ना गया जब तक वह आदमी भट्टी के निकट आकर खड़ा हो गया। निश्चय ही रात के लिए किसी बेहतर आश्रय रहित गरीब घुमक्कड़ों के लिए कालिमा लगे शीशों से निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर की ओर आकर्षित होना और आग के सामने तपने के लिए अंदर आना बिल्कुल ही असामान्य नहीं था। लोहे का काम करने वालों ने घुसपैठिए पर एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से अर्थात उदासीनता से नजर डाली। वह वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। लंबी दाढ़ी, गंदा फटेहाल और उसके सीने पर चूहेदानियों का गुच्छा लटका हुआ दिखा। उसने ठहरने की अनुमति मांगी और मुख्य लोहार ने उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना घमंड भरी स्वीकृति में सिर हिला दिया। घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। वह वहाँ बात करने के लिए नहीं वरन तापने और सोने के लिए आया था। उन दिनों रोम से लौह उद्योग का मालिक एक बहुत प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा
बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाना था। वह दिन रात यही निगरानी रखता था कि काम यथाशक्ति जितना संभव हो अच्छा हो। और इसी समय वह ढलाई घर में निरीक्षण के लिए एक रात्रिकालीन दौरे पर आया था। स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी वह लंबा घुमक्कड़ था, जो भट्टी के इतना नजदीक सरक गया था कि उसके गीले फटे कपड़े से भाप उठने लगी थी। लौह व्यापारी ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा नहीं की थी। वह उसके ज़्यादा पास आया, उसे ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे को और अच्छी तरह से देखने के लिए उसने झुपे टोप को हटाया। परंतु निस्संदेह यह तुम हो, नील्स अलोफ, उसने कहा। तुम कैसे दिख रहे हो? चूहेदानियों वाले आदमी ने रामसे के मालिक लौह व्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था और यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। परंतु उसके दिमाग में आया कि यदि वह भला आदमी सोचता है कि वह उसका कोई पुराना परिचित है, तो शायद वह उसे 2 क्रूनोर फेंक कर दे दे। इसलिए वह उस लौह व्यापारी के भ्रम को तुरंत ही दूर नहीं करना चाहता था। हाँ, भगवान जानता है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने कहा। तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था, लौह व्यापारी ने कहा। वह गलती थी। काश उस समय मैं भी सेवा में होता तो यह कभी भी ना होता। खैर, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। जमींदार के घर पर जाना और उसके स्वामी द्वारा सेना के पुराने साथी की भांति स्वागत किया जाना। हालांकि इस बात से घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ। नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसने बिल्कुल चौकन्ना अपने को दिखाते हुए कहा। उसने 30 क्रूनोर के बारे में सोचा। जमींदार के घर जाना स्वयं को स्वेच्छा से शेर की मांद में फेंकने या डालने जैसा होगा। वह तो बस यहाँ ढलाई घर, भट्टी में सोने का और यथासंभव चुपके से खिसकने का एक मौका चाहता था। लौह व्यापारी ने समझा कि वह अपने खराब कपड़ों के कारण शर्मिंदा था। कृपया ऐसा ना सोचें कि मेरा इतना सुंदर घर है कि तुम वहाँ जा ही नहीं सकते, उसने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे। मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। हम अभी अभी कह रहे थे कि बड़ी बुरी बात थी कि हम क्रिसमस पर उसके साथ कोई नहीं था। अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो। किंतु अजनबी बार बार मना करता रहा और लौह व्यापारी को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, अर्थात उससे चलने की जिद नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है मानो कैप्टन वॉन स्टेल ने आपके साथ आज रात ठहरना पसंद किया। स्टेन स्त्रोम एक उपनाम, उसने मुख्य लोहार से कहा और पीछे की ओर घूम गया। किंतु जाते जाते वह अपने आप हंसा और लोहार, जो उसे जानता था, अच्छी तरह समझ गया कि वह अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था। आधे घंटे से कम समय में ही भट्टी के बाहर उन्हें एक वाहन की पहियों की आवाज सुनाई पड़ी और एक नया अतिथि अंदर आया। किंतु इस बार यह लौह व्यापारी नहीं था। उसने अपनी बेटी को भेजा था, यह आशा करते हुए कि मनाने की ज़्यादा अच्छी शक्तियाँ उसमें अधिक होंगी। उसने अंदर प्रवेश किया, पीछे पीछे अपनी वहाँ पर बड़ा फर समूर का कोट डाले उनका निजी नौकर था। वह बिल्कुल आकर्षक नहीं थी, किंतु शालीन और बहुत संकोचशील लग रही थी।
ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले शाम को था। मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी बेंच पर बैठे थे और लोहा और काठ कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। अजनबी जमीन पर पसर गया था और अशुद्ध लोहे का एक टुकड़ा सिर के नीचे लगाकर लेटा हुआ था और उसने अपना टोप आंखों पर सरका लिया। जैसे ही युवा लड़की ने उसे देखा, वह उसके पास गई और उसका टोप उठा दिया। साफ तौर पर उस आदमी को एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। वह अचानक उछला और बिल्कुल डरा हुआ लगा। मेरा नाम एडला बिलमेंसन है, युवती ने कहा। मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहाँ ढलाई घर में सोना चाहते हैं, और फिर मैंने आने और आपको ले जाने की अनुमति मांगी। कप्तान, मुझे बहुत दुख है कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। उसने अपनी गंभीर आंखों से सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा और फिर उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ था। या तो इसने कोई वस्तु चुराई है या फिर जेल से भागकर आया है, उसने सोचा और जल्दी से यह बात जोड़ी। कप्तान, आप आश्वस्त हो सकते हो कि आपको हम उतना ही स्वतंत्रतापूर्वक जाने देंगे जितनी स्वतंत्रतापूर्वक आप आए हो। कृपया सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहर जाएं। उसने यह इतने मिलनसारता भरे अंदाज में कहा कि चूहेदानी के फेरी वाले को उस पर भरोसा हो गया। मिस, यह बात मेरे दिमाग में कभी ना आती कि आप मुझे लेकर परेशान होंगे, उसने कहा। मैं अभी तुरंत चलूँगा। उसने फर का वह कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर ने झुककर सम्मान करते हुए उसे दिया। उसे अपने फटे चिथड़ों के ऊपर डाल दिया और चकित लोहारों की तरफ भी निगाह डाले बिना युवती के पीछे पीछे वाहन तक गया। किंतु जमींदार के घर की तरफ गाड़ी में बैठकर जाते समय उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था, उसने सोचा। अब मैं पिंजरे के अंदर बैठ रहा हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब लौह व्यापारी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया तो शायद उसने अपने सेना के साथ उस साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा जिससे उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से हो गई थी। सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, उसने अपनी बेटी से कहा, जो मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी। और फिर हमको यह देखना चाहिए कि इस देश में चारों ओर घूम घूम कर चौहेदानी बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए। बड़ी विचित्र बात है कि इसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं, बेटी ने कहा। पिछली रात मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो यह दिखा सकती थी कि वह कभी भी शिक्षित व्यक्ति रहा था। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी बच्ची, पिता ने कहा। जैसे ही यह नहा लेगा और नए कपड़े पहन लेगा तो तुम्हें कुछ भिन्न दिखाई देगा। पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मा रहा था। उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतारने के साथ ही उसके घुमक्कड़ वाले ढंग तथा तहजीब समाप्त हो जाएंगे। ज्यों ही उसने ऐसा कहा, दरवाज़ा खुला और अजनबी अंदर आया। हाँ, अब वह सचमुच साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था और नौकर ने उसे स्नान कराया। उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी बनाई थी। इसके अलावा उसने मिल मालिक की सुंदर दिखने वाली पोशाक पहन रखी थी। उसने सफ़ेद शर्ट, कलफ लगा कड़क कॉलर और साबुत जूते पहन रखे थे। यद्यपि उसका अतिथि अब खूब संजा सवरा था, लेकिन लौह व्यापारी संतुष्ट नहीं लगा। उसने माथे पर सलवटे शिकन डालते हुए उसकी ओर देखा और समझना
आसान था कि उसने अजनबी को भट्टी के धुंधले प्रकाश में देखा तो उसने गलती कर दी होगी, किंतु अब जबकि वह वहाँ दिन के खुले उजाले में खड़ा था, उसे पुराना परिचित समझने की गलती करना असंभव था। इसका क्या मतलब है? उसने गरज कर कहा। अजनबी ने धोखा देने की कोशिश नहीं की। वह तुरंत भाप गया कि शान शौकत का अंत हो चुका था। श्रीमान, यह मेरी गलती नहीं है, उसने कहा। मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया और मैंने ढलाई घर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए प्रार्थना की, किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ है। बुरे से बुरा यह हो सकता है, मैं अपने फटे पुराने कपड़े पुनः पहन पहन सकता हूँ और जा सकता हूँ। अच्छा, थोड़ा हिचकिचाते हुए लौह व्यापारी ने कहा, यह ईमानदारी पूर्ण बात भी नहीं थी। तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहें। घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक घूंसा मारा। क्या बात है श्रीमान लौह व्यापारी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने कहा। यह संसार संपूर्ण एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सारी अच्छी चीज़ें जो आपको पेश की जाती हैं किसी गरीब की परेशानी में डालने के लिए सजाई गईं। पनीर की बाहरी परत और सूअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। और यदि इस बात के लिए न्यायाधिकारी आए और मुझे जेल में डाल दें तो श्रीमान लौह व्यापारी, याद रखें कि एक दिन आ सकता है जब आप सूअर के मांस का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो और तब आप स्वयं पिंजरे में फंस जाओगे। लौह व्यापारी हंसने लगा। कहा हुआ कथन बुरा नहीं है मेरे प्यारे साथी। शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायाधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए, परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलो। किंतु ज्यों ही वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मैं समझती हूँ इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह चला जाए। और इसके साथ ही बह गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ अब तुम क्या कर रही हो? पिता ने कहा। बेटी वहाँ बिल्कुल परेशान खड़ी थी और शायद ही जानती थी कि क्या उत्तर दे। उस सुबह उसे बहुत खुशी हुई थी जब उसने सोचा था कि बेचारे भूखे अभागे के लिए चीज़ों को वह कितना घर जैसा और क्रिसमस के अनुरूप बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। वह इस विचार को अचानक त्याग ना सकी कि यही कारण था कि उसने घुमक्कड़ के लिए दया की मांग की। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवती ने कहा। वह पूरे ही वर्ष घूमता रहता है और पूरे देश में लगभग एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ उसका स्वागत होता है और जहाँ पर घर जैसा महसूस करता हो। वह जहाँ भी जाता है वहाँ से भगा दिया जाता है। उससे हमेशा गिरफ्तार होने और प्रश्न पूछे जाने का डर लगा रहता है। मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ यहाँ पर शांति का एक दिन गुजारे, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। लौह व्यापारी ने अपनी दालिकी के अंदर कुछ बुदाया। वह उसका विरोध ना कर सका। मतलब वह अपनी बेटी का विरोध ना कर सका। निसंदेह यह एक गलती थी। उसने अपनी बात जारी रखी, किंतु खैर, मैं नहीं समझती कि हम एक ऐसे मनुष्य को भगा दें जिसे हमने यहाँ बुलाया है और जिसके लिए हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। तुम तो किसी पादरी से भी बुरा उपदेश दे रही हो, लौह व्यापारी ने कहा। मैं तो सिर्फ यह आशा करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े। युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ लिया और मेज तक ले गई। अब बैठ जाओ और भोजन करो, उसने कहा, क्योंकि उसने देख लिया था उसके पिता ने हार मान ली थी। चूहेदानियों वाले
आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह केवल बैठ गया और भोजन लेकर खाने लगा। बीच बीच में वह उस युवती की ओर देख लेता था जिसने उस पर दया करने के लिए बीच में दखल दी थी। उसने ऐसा क्यों किया था? कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था? इसके बाद रामसे में क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजरी जैसा कि हमेशा गुजरती थी। अजनबी ने कोई परेशानी पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया। दोपहर पहले वह अतिथि कक्ष में से एक सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा। दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन का अपना हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लगता था मानो वर्षों से वह इतना शांतिपूर्वक और सुरक्षित नहीं सो पाया था जितना यहाँ रामसे में सोया था। शाम को जब क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया, उन्होंने उसे फिर जगाया और वहाँ थोड़ी देर बैठकर बैठक कक्ष में इस प्रकार आंखें टिमटिमाते हुए खड़ा रहा जैसे मोमबत्ती का प्रकाश उसे चोट पहुंचा रहा था। किंतु उसके बाद वह पुनः गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे पुनः जगाया गया। उसे फिर भोजन कक्ष में नीचे जाना पड़ा और क्रिसमस की मछलियाँ और दलिया खाया। जैसे ही वह मेज से खड़े हुए, वह सभी उपस्थित लोगों के पास गया और उसने उन सभी को धन्यवाद दिया और शुभ रात्रि कहा। लेकिन जब वह युवती के पास आया तो उसने उसे समझाया कि उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वे क्रिसमस का उपहार हैं, उससे उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा, और यदि वह क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताना चाहे जहाँ वह शांतिपूर्वक रह सके और आश्वस्त हो सके कि उसका कोई अनिष्ट नहीं होगा, तो फिर से उसका स्वागत किया जाएगा। चूहेदानियों वाले आदमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल असीम आश्चर्य के साथ युवती की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहा। अगली सुबह लौ व्यापारी और उसकी बेटी प्रसन्नचित्त भाव में जल्दी क्रिसमस की पूजा के लिए जागे। उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे बाधा नहीं पहुंचाई। जब लगभग 10 बजे वे लोग चर्च से वापस चले तो युवती बैठ गई और सामान्य से कहीं ज़्यादा निराशा में सिर लटका लिया। चर्च में उससे पता चला कि लौह मिल के एक पुराने क्राफ्टर कृषक को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। हाँ, वह बढ़िया आदमी था जिसे तुमने घर में आने की अनुमति दी थी, पिता ने कहा। मैं तो सिर्फ यह सोचता हूँ कि इस समय अलमारी में चांदी की कितनी चम्मच बची हुई हैं। गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों के पास पहुंची ही थी कि लौह व्यापारी ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहीं था। उसने आगे कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था, और नौकर ने बताया कि आदमी जा चुका था और उसने अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। इसके अलावा विपरीत क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ गया था जिसे कृपा स्वरूप मिस विल्मेंसन को स्वीकार करना था। युवती ने पैकेट खोला तो वह इतनी बुरी तरह बंधा हुआ था कि उसके अंदर का सामान तुरंत दिखाई दे गया। वह खुशी से हल्का सा चीख पड़ी। उसे एक छोटी चूहेदानी मिली और इसके अंदर 10 क्रूनोर के 3 नोट थे, परंतु यही सब कुछ नहीं था। चूहेदानी में एक बड़े व टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र पड़ा था। आदरणीय और दयालु कुमारी, क्योंकि पूरे दिन आप मेरे प्रति अच्छी रही हैं, मानो मैं कोई कप्तान हूँ। मैं बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ, जैसे कि मैं सचमुच में ही कोई कप्तान हूँ। मैं क्रिसमस के अवसर पर एक चोर द्वारा आपको शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता, लेकिन आप यह धन सड़क किनारे वाले बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो जिसने गरीब घुमक्कड़ों को लालच में डालने के लिए खिड़की के फ्रेम पर थैला लटका रखा है। यह चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार में चूहेदानी में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन ना बनाया गया होता, क्योंकि इस तरह उसे स्वयं को साफ करने, सही रास्ते पर लाने की शक्ति मिल गई थी। मित्रता और अत्यंत आदर के साथ लिखित, कैप्टन वॉन स्टेल।